बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के 4th लेक्चर में आपको वेलकम कहता हूं। इससे कबल हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं और एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू असिम्प्टोटिक नोटेशंस, जिनमें बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा, बिग थीटा, जो कि वर्स्ट, बेस्ट और एवरेज जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बताती हैं, ये देख चुके हैं। और उसके बाद हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट किया, जिसमें अरे और स्टैक को प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्यू पे बात करेंगे। क्यू क्या चीज़ है? क्यू सिंपली एक लाइन, वही लाइन जो आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होते बनाते हैं या महज़ब माशरों में बस पे सवार होने के लिए बनाई जाती है, या रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए, या बैंक में कैश जमा करवाने के लिए, या कैश लेने के लिए आपने अक्सर लाइंस जो हैं वो बनी हुई देखी होंगी। ज़रा सोचिए, इस लाइन बनाने का मकसद क्या है? आई थिंक क्लियर होगा आपको। जस्ट एक तरतीब बनाना मकसद है कि जब तरतीब बनेगी तो उन मामलात को संभालना आसान हो जाएगा। अदरवाइज इस लाइन के बगैर अगर कोई भी काम करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने की कोशिश की जाएगी तो दरवाजे में रश पड़ेगा और आसानी से मैनेज नहीं होंगी चीज़ें। और बस में अगर धक्कम पेल लाइन नहीं होगी तो धक्कम पेल शुरू हो जाएगी। इसी तरह बैंकिंग में, और जहाँ कहीं भी हम ये लाइन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं या लाइन बनाते हैं, वहाँ पे मकसद यही होता है कि बिखराव से बचा जाए, एक तंजीम लाई जाए, एक डिसिप्लिन लाया जाए, एक तरतीब लाई जाए, जिससे वो काम करना आसान हो जाए। तो कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी जगहों पे क्यू की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक प्रिंटर है और उस प्रिंटर पे आपने मल्टीपल्स जॉब्स जो हैं प्रिंट के लिए कमांड दे दी। अब 5-6, अब प्रिंटर एक है, वो मल्टीपल जॉब्स एट अ टाइम तो नहीं प्रिंट कर सकता। डेफिनेटली वहाँ पे फिर एक क्यू का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जो जॉब पहले आई है उसको पहले प्रिंट किया जाए, उसका राइट पहले बनता है, और जो उसके बाद आई है उसको बाद में। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप इस क्यू में देख रहे हैं कि जो फ्रंट पे एक और पर्सन आपको नज़र आ रहा है उसको पहले डील किया जा रहा है और उसके बाद नेक्स्ट की बारी है, फिर उसके बाद जब ये हो चुकेगा फिर इसकी बारी आएगी, फिर इसकी बारी और फिर इसकी बारी। और यूँ आप देख देख रहे हैं कि इस लाइन में एंटर होने वाला सबसे जो पहला आदमी है उसको सबसे पहले डील किया जा रहा है और जो सबसे एंड पे है उसको सबसे एंड पे। इसीलिए इसको यूँ कहा जाता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो इस लाइन में पहले लगा, पहले आया, पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पे इस क्यू में सर्विंग की जाती है, जिसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर कहा जाता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस स्टाइल पे जो भी डेटा स्ट्रक्चर काम करे उसे हम क्यू कहते हैं। सो क्यू जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में काम करती है। इसके नुमायां फीचर्स में कि आइटम्स जो हैं ऑर्डर में आती हैं, तरतीब में रहती हैं। ये तरतीब जो है उनकी अराइवल के हिसाब से हो गई, जो पहले आएगी वो फर्स्ट नंबर पे, जो बाद में उसमें आइटम ऐड होगी वो सेकंड पे, फिर इसी तरह से उसके बाद आने वाली थर्ड पे, फिर उसके बाद आने वाली फोर्थ पे, फिर उसके बाद आने वाली फिफ्थ पे, और यूं जो है एक तरतीब बनती जाएगी। और यहाँ इस डायग्राम से यकीनन क्लियरली नज़र आ रहा है कि इंसर्शन जो है, एक नया अगर इसमें कोई पर्सन आना चाहे तो वो इस सबसे एंड पे यानी बैक पे, इस क्यू की बैक पे आके ऐड होगा। और जो रिमूवल है वो फ्रॉम फ्रंट एंड है, यानी रिमूवल से मुराद ये है
कि इस क्यू से निकलने वाला, ज़ाहिर है जब ये सर्विसेज को मिल जाएगी, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो ये जो रिमूवल है ये फ्रंट एंड से होगी। सो यूं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में ये जो क्यू है वो काम करता है। अब हम क्यू को अरे और स्टैक जो पहले हम पढ़ चुके हैं उनके साथ कंपेयर करके देख लेते हैं कि क्या उनके साथ इसकी कोई ममासलत भी है या नहीं। जैसा कि पिछली स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि क्यू जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो गोया इसमें जितनी भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की खसूसियात हैं वो ऑलमोस्ट सारी होंगी। आपको याद होगा लास्ट हमने पढ़ा कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जिसके डेटा आइटम्स कंसेक्टिव लोकेशंस पे यानी अलाइंड होते हैं, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे मौजूद होते हैं एक साथ। तो बिल्कुल अरे और स्टैक की तरह क्यू चूंकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लिहाजा इसके भी मेमोरी सेल्स जो हैं वो कंसेक्टिव होंगे। सो इन दोनों के साथ इसकी ये सिमिलैरिटी बनती है। फिर उसके बाद लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही की एक और खसूसियत है कि उसमें सारे एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं। तो गोया अरे या स्टैक की तरह इसके भी एलिमेंट्स जो हैं वो सिंगल डेटा टाइप के होंगे। अगर इंटीजर हैं तो सारे इंटीजर होंगे, करेक्टर हैं तो सारे करेक्टर होंगे। और ये मैं अभी बड़ी बॉटम लेवल की बात कर रहा हूँ। आप इसको जनरलाइज यूं कर सकते हैं कि जिस टाइप के भी वो एलिमेंट होंगे, एनी हाउ सारे के सारे एलिमेंट्स एक जैसे होंगे। जैसे प्रिंटर की मैंने मिसाल दी, तो प्रिंटर के क्यू में आने वाली जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी जॉब्स होंगी। तो इस लिहाज से ज़रा हाई लेवल पे इसको, अपर लेवल पे लाजमी नहीं कि इंटीजर्स करेक्टर्स फ्लोट्स हों। मकसद यह है कि एक ही टाइप के जो हैं वो आइटम्स होंगे। उसके बाद इनकी जो मेमोरी एलोकेशन है वो स्टैटिक होगी, क्योंकि लीनियर डेटा टाइप जो है या अरे हो या स्टैक हो, उसका साइज फिक्स्ड होता है और वो फिक्स्ड साइज जितना भी होगा उसके लिए मेमोरी पहले से प्रोग्राम में एलोकेट किए जाना ज़रूरी होती है। सो क्यू के लिए भी जो साइज है वो फिक्स्ड होता है और उसके लिए मेमोरी स्टैटिकली पहले एलोकेट किया जाना ज़रूरी होती है। ये तीन जो है इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ हैं। अब अगर आप देखें तो अरे जो है वो रैंडम एक्सेस को अलाउ करती है। रैंडम एक्सेस से मुराद यकीनन आप समझते हैं कि किसी भी एलिमेंट को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अगर ये थर्ड एलिमेंट एक्सेस किया जाना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड को एक्सेस किया जाए। अरे अलाउ करती है कि आप इस थर्ड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, रीड करना हो या राइट करना हो, दोनों केसेस में। जबकि स्टैक जो है वो रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं करती। स्टैक का अपना एक अंदाज है कि वो हमेशा रीड या राइट हमेशा टॉप से करवाएगी, एक एंड से, दूसरे एंड से नहीं, जस्ट एक एंड से जो उसका टॉप है वहीं पे आइटम ऐड भी होगी और वहीं से रिमूव भी होगी। आपको अगर पुश और पॉप का नहीं पता तो यकीनन आपको चाहिए कि पहले इससे प्रीवियस लेक्चर जो सेकंड थर्ड लेक्चर है वो स्टडी करें, वो देखें, उसके बाद जो है आप इस लेक्चर पे आएँ। अदरवाइज़ स्टैक के पुश और पॉप का कहीं से भी कॉन्सेप्ट लें, फिर यकीनन आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। तो पुश और पॉप जो है हमेशा टॉप से होते हैं और यूँ स्टैक का साइज़ जो है वो ग्रो करता है या कम होता है। बहरहाल होता हमेशा टॉप से ही पुश और पॉप है। तो यहाँ आके डिफरेंस बनता है। इसका रीड राइट का अंदाज और है, इसका रीड राइट का अंदाज और है। तो यही अंदाज जो है इसी में डिफरेंस है। क्यू का अपना ही एक अंदाज है और वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब एंट्री जो है आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा बैक पे होती है और जो रिमूवल है वो फ्रंट से होती है। इट मीन्स कि दोनों एंड्स यूज हो रहे हैं, एक एंड नहीं। स्टैक का जस्ट एक एंड टॉप यूज होता है, जबकि क्यू के दोनों एंड्स यूज होते हैं। रिमूवल के लिए फ्रंट और एडिशन के लिए यानी कोई भी आइटम ऐड करनी हो वो बैक पे होगी। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है ये एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देता है क्यू, यानी आप
जब रीड करेंगे तो हमेशा फ्रंट से, और जब राइट करेंगे तो हमेशा बैक से। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन है, आज़ाद नहीं है अरे की तरह के जहाँ से मर्जी आप एक्सेस कर लें। स्टैक भी रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देता है और क्यू भी रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देता है, लेकिन दोनों में जो रेस्ट्रिक्शन का अंदाज है वो डिफरेंट है। इंसर्शन डिलीशन जो है अरे में किसी भी जगह से हो सकती है, स्टैक में सिर्फ एक एंड से, और इसमें डिफरेंट एंड से होती है। ये भी एक तरह से इनके दरमियान डिफरेंस है। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जो अक्सर आपको बुक्स में मिलेगी मैं क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ जो हमने क्यू का कॉन्सेप्ट लिया उसमें फ्रंट हमने राइट साइड यानी आपकी दाएं साइड पे है और बैक जो है लेफ्ट साइड पे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप इसकी एक जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट देखें। आप इसको लेफ़्ट टू राइट भी देख सकते हैं, यानी फ्रंट जो है वो इस साइड पे भी हो सकता है और बैक इस साइड पे भी आप समझ सकते हैं। अब जैसे इसी एग्जांपल में फ्रंट जो है वो राइट साइड पे है, बैक लेफ्ट साइड पे है, जबकि इसी एग्जांपल में फ्रंट जो है वो इस लेफ्ट साइड पे है और जो बैक है वो इस साइड पे है। फिर ये भी फ़र्क है कि फ्रंट के लिए कुछ जगहों पे आपको हेड का लफ्ज़ मिलेगा और कहीं पे बैक के लिए टेल का लफ्ज़ मिलेगा। दोनों का मतलब एक ही है, यानी फ्रंट हो या हेड हो, दोनों का मतलब फ्रंट ही समझें आप। और बैक लिखा हो या टेल लिखा हो या कहीं पे आपको रियर भी, ज़्यादातर रियर और फ्रंट जो है ये दो टर्म्स यूज़ होती हैं, तो बैक टेल या रियर हो, दोनों तीनों का मतलब एक ही है। ओके, अब ज़रा हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं कि अरे हम लेते थे लेफ्ट टू राइट, उसका इंडेक्स इंक्रीज करता था 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चूंकि क्यू भी जस्ट लाइक अरे है, उसमें भी फिक्स साइज्ड है, उसी तरह की मेमोरी लोकेशन है, बल्कि कोई मेमोरी लोकेशन का अलग से कोई कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वही रैम के अंदर मेमोरी सेल्स हैं। सो उसे हम लेफ्ट टू राइट जो है इंडेक्सिंग करते हैं। 0 पहले एलिमेंट का इंडेक्स है, सेकंड का 1 है, थर्ड का 2 है, और यूं इंक्रीज करता गया। इस वक्त जो हमारे पास क्यू है वो 8 एलिमेंट का है जिसका इंडेक्स 0 to 7 है। अब इसमें हेड इसीलिए दानिस्ता मेंशन किया गया ताकि आपको पता चले कि हेड और फ्रंट में कोई डिफरेंस नहीं है। पहला एलिमेंट इसमें 27 ऐड हुआ, उसके बाद 19, फिर 17, फिर 7, और यूं अगर कोई नया एलिमेंट आए तो टेल या जो बैक है या रियर है वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन को, और यूं हर नया आने वाला एलिमेंट जहां टेल रियर या बैक पॉइंट करेगी वो उस लोकेशन पे आके ऐड होगा, और यूं ये साइज आगे आगे ग्रो करता जाएगा और मैक्सिमम साइज अगर मुकम्मल हो जाता है देन हम कहेंगे कि जो क्यू है वो फुल हो चुका है। उसके बाद अगर कोई रिमूव होता है एलिमेंट, जैसे पहला एलिमेंट अगर यहाँ 27 जो है वो रिमूव हो, यहाँ 27 था रिमूव हो गया, अब हेड जो है वो चूंकि फ्रंट को पॉइंट कर रहा है जहाँ से एलिमेंट ने रिमूव होना है, जहाँ यानी यूं समझ लें कि पहला एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इस क्यू के अंदर, उसको हेड पॉइंट करेगा, और टेल जो है वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। अब पहला एलिमेंट 27 तो रिमूव हो गया, अब हेड किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट जो फर्स्ट अवेलेबल एलिमेंट है और वो है 19, सो 19 जो है वो पॉइंट किया जाएगा हेड की जानिब से। गोया हेड और टेल जो हैं या फ्रंट और बैक या फ्रंट और रियर वो हमेशा मखसूस किसी के एलिमेंट्स को पॉइंट करेंगे। फ्रंट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा और रियर या बैक या टेल हमेशा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो इस तरह से ये जो एलिमेंट ऐड करने का अमल है इसको आप कहेंगे क्यू में ऐड करना, यानी क्यू में ऐड करना, क्यू का हिस्सा बनाना, और डी क्यू मीन के क्यू से निकालना, यानी उसकी रिमूवल जो है वो डी क्यू ऑपरेशन कहलाएगा। तो इस तरह से
आपने स्टैक के जिस तरह से दो मेथड पढ़े थे, पुश और पॉप, क्यू के भी दो ही मेथड हैं जिसको आप एन क्यू और डी क्यू के नाम से याद करते हैं। पुश को आप एन क्यू के साथ जोड़ सकते हैं और पॉप को आप डी क्यू के साथ, क्योंकि पॉप भी रिमूव करता था एलिमेंट, डी क्यू भी रिमूव करता है। तो इस तरह से एन क्यू और डी क्यू जो है ये मखसूस टर्म्स हैं जो कि स्पेसिफिकली क्यू से रिलेटेड हैं और क्यू के लिए यूज़ की जाती हैं, और पुश और पॉप ओनली फॉर स्टैक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एन क्यू। अब एन क्यू मीन्स के क्यू में आप आइटम्स ऐड कर रहे हैं। अब चूंकि आइटम्स जो हैं वो डिफरेंट एंड से ऑपरेट हो रही हैं, जो एंट्री है वो बैक से होनी है यानी रियर से होनी है, और रिमूवल जो है वो फ्रंट से होनी है। सो उन दोनों लोकेशंस को पॉइंट करने के लिए हम दो पॉइंटर्स लेते हैं। स्टैक में आपको याद होगा हमने सिर्फ एक पॉइंटर लिया, स्टैक पॉइंटर। समटाइम टॉप पॉइंटर कहा जाता है, समटाइम कुछ भी नाम हो, बहरहाल पॉइंटर एक लिया जाता है जो कि हमेशा टॉप को पॉइंट करता है कि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है। अब चूंकि यहाँ दोनों एंड से प्रोसेसिंग होनी है, सो आप दो पॉइंटर्स लेंगे, फ्रंट और रियर, और यकीनन लास्ट स्लाइड के बाद अब आपको फ्रंट, बैक और रियर का कोई उलझन नहीं रहनी चाहिए। फ्रंट से मुराद वही फ्रंट है और रियर से मुराद बैक या टेल है। अब ये दो पॉइंटर्स जो हमने लिए, हम अलग अलग कलर से ज़रा इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रियर जो है वो रेड के साथ और फ्रंट जो है वो बैक के साथ, फ्रंट ग्रीन के साथ। अब इस टाइम इसमें चूंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो दिस टाइम दिस क्यू इज एम्प्टी। और जब एम्प्टी होगा तो हमने लास्ट स्लाइड पे ये कॉन्सेप्ट लिया कि फ्रंट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा और रियर हमेशा लास्ट एलिमेंट को। अब देखें एलिमेंट ही नहीं है तो इंडेक्स, जो वैलिड इंडेक्सेस हैं वो जीरो से लेके इस वक्त ये हमारे पास क्यू जो है 5 स्पेसेस का या 5 मेमोरी सेल्स का क्यू है। तो इसका इंडेक्स जो वैलिड है, जो दुरुस्त है, वो तो जीरो से शुरू होगा, इंडेक्स कभी भी माइनस नहीं होता। सो इसलिए हम उसको एक इनवैलिड इंडेक्स इन दोनों को दे देते हैं जो कि -1 है। उसकी भी एक खास रीज़न है। तो अब ये इनवैलिड इंडेक्स का मतलब ही ये है कि क्यू के अंदर कोई वैलिड पोजीशन पे ये दोनों पॉइंटर्स पॉइंट नहीं कर रहे, बल्कि सम इनवैलिड लोकेशन को ये पॉइंट कर रहे हैं। तो इनवैलिड होने का मतलब ये है कि ये क्यू एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब अगर एक भी एलिमेंट होता तो फिर ये किसको पॉइंट कर रहे होते हैं? पहला एलिमेंट भी जीरो इंडेक्स पे है, लिहाजा फ्रंट जो है वो पॉइंट कर रहे हैं जीरो को, और चूंकि लास्ट भी यही है इसलिए रियर भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो अब अगर एक भी होता तो इनकी पोजीशन 0 0 पे होती, लेकिन अब अगर एक भी नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये किसी भी वैलिड पोजीशन को पॉइंट नहीं करेंगे, बल्कि किसी इनवैलिड पोजीशन को पॉइंट करेंगे। ओके, अब अगर एक एलिमेंट ऐड हो गया, एन क्यू हो गया, तो फिर इसको दोनों पॉइंटर्स को अपडेट किया गया, -1 से उठा के जो फ्रंट है, क्योंकि पहला एलिमेंट यही है, इसको पॉइंट करेगा जीरो, और लास्ट भी यही है, सो रियर जो है वो इसको, वो भी इसी को पॉइंट करेगा यानी जीरो को। अच्छा, अब अगर एक और एलिमेंट आ गया, अब वो एलिमेंट पहला नहीं है बल्कि दूसरा है, कहाँ आएगा? जाहिर है जीरो के बाद नेक्स्ट लोकेशन पे। तो अब हम क्या करेंगे कि रियर को उठा के, यहाँ बात गौर से सुनने वाली है, आई होप कि आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होगी। देखिए जीरो जो है इस वक्त वो इंडेक्स है, वो लोकेशन है जहां पे एलिमेंट मौजूद है। अब अगर एक एलिमेंट और आता है तो वो किस लोकेशन पे जाना है? नेक्स्ट लोकेशन पे। लिहाजा इस ये जो रियर पॉइंटर है हमारा, जो कि लास्ट एलिमेंट, जो कि अब दूसरा एलिमेंट जब ऐड होगा तो लास्ट फिर वो होगा, वन नहीं होगा। जैसे ये टू आया तो लास्ट ये है। सो अब इस लोकेशन पे नेक्स्ट एलिमेंट ने आना है। इसके लिए क्या किया जाएगा कि इसको उठाकर नेक्स्ट लोकेशन पे लाया जाएगा, यानी कैसे? जीरो में +1 ऐड करके।
इसका इंडेक्स जो है वो पहले 0 था, अब इसमें +1 इंक्रीमेंट करेंगे, यानी रियर में हमने इंक्रीमेंट किया और रियर को ले आए नेक्स्ट लोकेशन पे, और अब ये पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन पे, यहाँ पे हम इस एलिमेंट को ऐड कर देंगे। यूं एनक्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब अगर एक और एलिमेंट आता है तो यकीनन इसी तरह 1 से हम इसको अपडेट करेंगे, +1 करेंगे। +1 जैसे ही करेंगे उसका मतलब ये है कि हम 1 से उठा के उसको लेके आ रहे हैं 2 लोकेशन। अब 2 लोकेशन पे जो है वो ऐड हो जाएगा एलिमेंट, और यूं 2 फिर 3 फिर 4 और यूं जो है ये क्यू जो है फुल हो जाएगा। जब ये फुल हो जाएगा तब हमारे पॉइंटर्स की पोजीशन क्या होगी, जो भी लास्ट एलिमेंट ऐड हुआ है, कौन सा हुआ है, 5। सो रियर जो है इसको पॉइंट करेगा, और जो भी हमारा अवेलेबल फर्स्ट एलिमेंट है जो कि इस वक्त 1 है, उसको पॉइंट कर रहा होगा हमारा फ्रंट पॉइंटर। अब अगर आए डी क्यू पे, डी क्यू मीन के इसमें से कोई आइटम रिमूव करेंगे, डेफिनेटली कहाँ से रिमूव होगी, जहां फ्रंट पॉइंट का, जहां फ्रंट पॉइंट कर रहे हैं, और फ्रंट किधर है, इस 0th लोकेशन पे। इट मीन्स कि अब अगर डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, ये वाला। और उसके बाद जब ये रिमूव हो जाएगा तो चूंकि अब ये फर्स्ट नहीं रहा, फर्स्ट उसके बाद अवेलेबल 2 होगा, सो फ्रंट को भी आप उसको अपडेट कर देंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। और ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं अब कि हम कैसे करेंगे, इसमें जस्ट एक इंक्रीमेंट करेंगे, 0 से उठाकर उसको 1 पे लाना है तो +1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हमें। सो इस तरह से हम जो है नेक्स्ट नेक्स्ट चलते रहते हैं, और इस तरह से एलिमेंट डी क्यू होते रहेंगे। तो वही चीज़ जो मैंने लास्ट स्लाइड पे दिखाई आपको, कि इसमें हम जो है डी क्यू किया और पॉइंटर को अपडेट कर दिया, और यूं अगर डिलीट करते जाएं यानी डी क्यू करते जाएं तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 पे हमारा पॉइंटर आ जाएगा। अगर लास्ट एलिमेंट रह गया तो यहाँ दोनों फिर इकट्ठे हो जाएंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट भी यही है और लास्ट एलिमेंट भी यही है। तो रिजल्ट हमने ये निकाला कि अगर एम्प्टी क्यू होगा, क्यू एम्प्टी होगा, तो भी ये इकट्ठे होंगे, मगर कहाँ होंगे, -1 पे। अगर सिर्फ एक एलिमेंट है, चाहे वो जिस लोकेशन पे भी है, लास्ट है, सेकंड लास्ट है, फर्स्ट है, जहां भी है, अगर अकेला एलिमेंट होगा जैसे यहाँ आपने देखा, तो भी ये दोनों फ्रंट और रियर पॉइंटर जो है वो इकट्ठे होंगे। तो इस तरह से हमने एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन को देख लिया। अब इनके ज़रा एल्गोरिदम देखते हैं। एल्गोरिदम में हमें स्टैक की तरह सबसे पहले ये चेक करना होगा एनक्यू में, जब हम आइटम ऐड करने लगेंगे, कि क्या वो फुल तो नहीं है। अगर क्यू फुल है ऑलरेडी, जैसे उसके अंदर 5 जॉब्स आ सकती हैं प्रिंटर के लिए, तो 5 की 5 आ चुकी हैं, मीन्स क्यू इज फुल। देन हम उसके लिए फिर मजीद आइटम्स उसमें ऐड नहीं कर सकेंगे। सो ये सूरत जो है वो स्टैक की तरह ओवरफ्लो की हो जाएगी। उसके लिए चेक हम क्या करेंगे, अगर हमारी क्यू का साइज जो है वो 5 है तो मैक्सिमम इंडेक्स जो है 4 होगा, तो इसको हम मैक्स कह देते हैं। जी, अगर इसका साइज 5 है तो इसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 4 होगा, और इसको हमने मैक्स कह दिया। अब देखें, अगर रियर, इसमें एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे और रियर पॉइंटर जो है वो आगे आगे मूव करता जाएगा। अगर रियर जो है वो इस मैक्स पे पहुंच चुका है 4 पे, इसका क्या मतलब है, सादा सा मतलब है कि ओवरफ्लो है, मतलब कि ये ऑलरेडी फुल है और नया जो है वो उसमें आइटम्स ऐड नहीं हो सकता। तो अब ओवरफ्लो अगर ये मैक्स पे नहीं है, मीन के कहीं पीछे है, इट मीन्स कि अभी तक कुछ ना कुछ गुंजाइश है, अभी तक फुल नहीं हुआ, फिर उसमें मजीद आइटम्स आ सकती हैं। तो अब क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कि क्या रियर जो है वो -1 पे तो नहीं है, मतलब कि कहीं पहला एलिमेंट तो नहीं ऐड हो रहा, क्योंकि पहला वो मखसूस एलिमेंट है
जिस पे जाके इसमें तब्दीली आनी है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से आगे अगर मूव होता है, पहली एंट्री आती है, तो हमने रियर और फ्रंट दोनों को मूव करवाना है जीरोथ लोकेशन पे। सो अगर रियर -1 पे है, मतलब कि एम्प्टी था, तो फिर हम फ्रंट को भी ज़ीरो कर देंगे, यानी फ्रंट को भी उस ज़ीरो इंडेक्स पे ले आएंगे और इसको रियर को भी ज़ीरो पे ले आएंगे और उसमें डेटा जो है वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। डेटा जो है वो क्यू की उस जिसको रियर पॉइंट कर रहा है, यानी ज़ीरोथ लोकेशन को पॉइंट कर रहा है ना, तो उसमें आइटम्स ऐड कर देंगे। और अगर ये -1 पे नहीं, मतलब पहला एलिमेंट नहीं है, तो इस वक्त एम्प्टी नहीं था पहले, ये फर्स्ट एंट्री नहीं है बल्कि कुछ सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, देन सिंपली हम रियर को एक प्लस कर देंगे, फिर हम फ्रंट पॉइंटर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो, हमने जो प्रीवियस स्लाइड देखी उसमें एनक्यू ऑपरेशन के दौरान हम सिर्फ और सिर्फ रियर पॉइंटर को अप कर रहे हैं। एनक्यू ऑपरेशन के दौरान हम रियर पॉइंटर को फ्रंट आगे लेके जा रहे हैं, मतलब एक एक उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम फ्रंट पॉइंटर को नहीं छेड़ रहे। फ्रंट पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट जब एंटर हुआ है तब उसको अपडेट किया गया है, अपग्रेड किया गया है 0 पे। अदरवाइज कोई नई एंट्री आती है, 1 पे आई, 2 पे आई, 3, 4 पे, तो फिर हम सिर्फ रियर पॉइंटर को एक एक इंक्रीमेंट देते हैं, फ्रंट पॉइंटर को डिस्टर्ब नहीं करते। तो फ्रंट पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ अगर एनक्यू ऑपरेशन के दौरान डिस्टर्ब होगा या अपग्रेड होगा तो ओनली फर्स्ट एंट्री पे होगा। तो इसके बाद अगर फर्स्ट नहीं है तो फिर सिर्फ उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा। नाउ डी क्यू ऑपरेशन। डी क्यू ऑपरेशन में हम ये चेक करेंगे कि जो एलिमेंट डी क्यू करना चाह रहे हैं, कोई उसमें एलिमेंट है भी कि नहीं क्यू में, कहीं वो खाली तो नहीं है। और अगर वो खाली है तो जाहिर है फिर हम उसमें से डी क्यू नहीं कर पाएंगे। और अगर खाली है तो फिर उसकी कंडीशन क्या होगी कि रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर दोनों -1 पे होंगे, यानी इस इनवैलिड लोकेशन पे, जो मैं क्लियरली बता चुका हूँ कि एम्प्टी के केस में ये दोनों पॉइंटर कहाँ पे होंगे। अब अगर ये -1 पे दोनों, मीन्स कि अंडरफ्लो है, इसमें से एलिमेंट नहीं मौजूद ही नहीं है, नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, अब अगर वो एलिमेंट कोई एग्जिस्ट नहीं करता, वेरी सिंपल, अंडरफ्लो। लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर हमें किस तरह से निकालना है? जाहिर है जिस जगह फ्रंट पॉइंट कर रहे हैं, फ्रंट पहला एलिमेंट है ना, पहला अवेलेबल एलिमेंट जो कि निकाला जा सकता है, और क्योंकि हमेशा फ्रंट से चीज़ रिमूव होती है, तो फ्रंट जहाँ भी है वहाँ से उस एलिमेंट को रिमूव करके आप डेटा के अंदर स्टोर कर लें, यानी वहाँ से आपने वो एलिमेंट फेच कर लिया। उसके बाद अब फ्रंट को आपने, चूंकि डी क्यू ऑपरेशन के दौरान फ्रंट ने मूव करना होता है नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, तो जब हमने डी क्यू किया है, ये डी क्यू किया ऑपरेशन, तो उसमें हमने फ्रंट को मूव किया अगली लोकेशन पर। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको फ्रंट में तब्दीली लानी है। अब अगर फ्रंट में सिंपल है तो फ्रंट में हम जस्ट एक इंक्रीमेंट कर देंगे, लेकिन एक ख़ास केस बन सकता है कि जो डी क्यू कर रहे हैं हो सकता है वो लास्ट एलिमेंट हो। अब लास्ट के केस में हम सिंपली उसको, ये नहीं है कि उसमें एक प्लस कर देंगे, अब कहाँ प्लस करेंगे, 4 के बाद तो आगे लोकेशन ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि 4 के बाद अगर लास्ट पे ये फ्रंट है, तो अब ये रिमूव हुआ तो क्या मतलब कि ये तो खाली हो गया, और अगर खाली हो गया है तो फिर आप इसको कहाँ ले आएंगे, फ्रंट और रियर दोनों को -1 पे, यहाँ इनवैलिड पोजीशन पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें डी क्यू ऑपरेशन के दौरान मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं, और एन क्यू ऑपरेशन में डी क्यू ऑपरेशन दोनों का जो एल्गोरिदम हमने समझ लिया, और होपफुली आपको समझ भी आ गई होगी। अब हम स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है दोनों एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशंस की ये भी देख लेते हैं, प्लस एक कंपैरिजन ले लेते हैं कि अरे और स्टैक और क्यू का आपस में स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्या रिलेशनशिप है। अरे जो है
ये टाइम कितना लेती है? आपको मालूम है कि एक्सेस करना किसी भी एलिमेंट को रैंडमली चूंकि अलाउड है, तो आप डायरेक्टली जिस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें, सपोज ये अगर अरे है, ये क्यों नहीं है, ये अरे है, तो आप 4 को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। कितना टाइम लगा? जस्ट सिंगल यूनिट। सो इसकी जो एवरेज टाइम है वो सिंगल सिंगल टाइम है, टाइम यूनिट है, यानी 1 सेकंड लगा एक एलिमेंट के लिए, यूं समझ लें। अच्छा, अब उसके बाद अगर स्टैक में आए, तो स्टैक में जिस एलिमेंट को ढूंढना हो, तो एक एलिमेंट, एक नहीं, उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। कैसे? सपोज आपने ये हमारी टॉप है जिससे पॉप होना है, और ये हमारी बैक है, इधर से तो हो ही नहीं सकता स्टैक में, तो इस जगह से आप जो है वो उसको देख सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये पॉप कर सकते हैं। अब अगर जो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो बॉटम पे है, तो डेफिनेटली आपको ये सारे के सारे एलिमेंट पॉप करने पड़ेंगे, और फिर जाके आप यहाँ आपको पता चलेगा यहाँ कौन सा एलिमेंट है। तो अगर n एलिमेंट हैं तो आपको टाइम कितना लगा? हर एक के लिए सपोज एक एक सेकंड लग रहा है, तो अब आपको टाइम लगा n सेकंड। सो इसकी जो एक्सेस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थीटा ऑफ n, यानी उसका जो एवरेज टाइम है वो n यूनिट है। उसके बाद क्यू, क्यू में भी ऐसे ही है, क्योंकि आप रैंडमली नहीं एक्सेस कर सकते। आपको अगर कोई एलिमेंट ढूंढना है, किसी को फेच करना है, और वो एलिमेंट उस फ्रंट पे नहीं पड़ा, दूर पड़ा है, बैक पे, सब एंड पे पड़ा है, तो इस केस में आपको सबसे सारे क्यू करने पड़ेंगे, डी क्यू, और करते 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 जब एंड पे पहुंचेंगे तब आपको एलिमेंट मिलेगा। सो इस तरह से जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी, वो मैक्सिमम जो है वो n बनी, यानी n यूनिट ऑफ टाइम उस पे लगे। तो ये एवरेज है। इसी तरह से वर्स्ट उसका जो वर्स्ट केस है, यानी बदतरीन जो टाइम है, वो भी इतना ही लगा है, क्योंकि ये एक छोटी सी डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, और है भी सिंपल सी। आप आगे जाके देखेंगे जब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे, तब इनमें ये वेरी करेगी, वर्स्ट और एवरेज जो है, या बेस्ट केस जो है। हाँ, अगर सर्च करना है, तो अरे के अंदर सर्चिंग जो है वो भी ये एक्सेस के लिए था, कि उसको आपने रिट्रीव करना है, आपको कितना टाइम लग रहा है। अब सर्च करना है तो वो मैंने आपको समझा दिया कि अरे में भी अगर सर्च करना है तो आपको जीरो से शुरू करेंगे, और हर, जैसे आप फॉर लूप यूज करते हैं, जीरो इंडेक्स से शुरू होके आप एंड तक सारे एलिमेंट को एक्सेस रीड करते हैं, और मैच करते हैं क्या ये एलिमेंट वही तो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। अगर नहीं मिलता तो आपको पूरी की पूरी अरे सर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसका सर्चिंग जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो थीटा ऑफ n है। और इसी तरह से स्टैक के सारे एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, अगर वो तह में पड़ा है, और क्यू में भी सारे के सारे एलिमेंट्स आपको डी क्यू करने पड़ सकते हैं, अगर वो कहीं बैक पे एलिमेंट है जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। इंसर्शन, अगर आप नया एलिमेंट इंसर्ट करो, तो अरे के अंदर ये थोड़ा सा कॉस्टली है। कैसे? अरे के अंदर, यहाँ अरे, और इसके अंदर आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हो, 2 3 4 5 6, तो अगर ये ऑर्डर्ड है, तरतीब शुदा है, तो फिर आपको जो नया एलिमेंट है वो इंसर्ट करने के लिए मुमकिन है कि सारे एलिमेंट्स को आगे पीछे शिफ्ट करना पड़े, और अगर ये शिफ्ट करना पड़ता है तो फिर आपको सारे एलिमेंट्स को, क्योंकि तयन नहीं है ना कि वो कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, तो उसको दोबारा तरतीब में लाने के लिए, सपोज ये होता 1 2 3 4 5 6, अब आपने उसमें ऐड करना है 7, तो अब वो आपको उसको पूरे मैच करना पड़ेगा हर एलिमेंट के साथ, कि उसकी प्रॉपर पोजीशन कौन सी बनती है, और फिर सारे एलिमेंट्स के साथ मैच करने के बाद आप उसको ऐड कर सकेंगे लास्ट पे। सो इस तरह से उसका जो ऑर्डर है n है, जबकि स्टैक और क्यू में पता है कि हमेशा एक एंड पे उसको इंसर्ट करना है, स्टैक में हमेशा टॉप पे, सो उस पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है।
इसमें तो पहले उसकी पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, फिर उसको पॉइंट ऐड करेंगे अरे के अंदर, जबकि स्टैक में कोई पोजीशनिंग का चक्कर ही नहीं है, हमेशा टॉप पे और यहाँ हमेशा बैक पे। सो इंसर्शन जो है वो दोनों केसेस में एक जैसा टाइम लेती है, यानी यूनिट टाइम। इसी तरह से डिलीशन स्टैक में हमेशा टॉप पे, सो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा टॉप से यूनिट टाइम लगा। क्यू में भी हमेशा फ्रंट से डिलीशन, सो उस पर भी टाइम 1 लगा। हाँ, अरे के अंदर पहले ढूंढना पड़ेगा डिलीट करने के लिए कौन सा एलिमेंट ढूंढना है, ढूंढने के लिए पूरी अरे आपको सर्च करनी पड़ेगी और फिर जाके आप उसको बल्कि यूं कह लें, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपने ये एलिमेंट ऐड डिलीट करना है तो डिलीट करने के बाद कंसेक्टिविटी बाहर रखने के लिए आपको जितने एलिमेंट्स हैं उनको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, मैंने लेक्चर्स में बताया भी है। तो अगर ये सारे एलिमेंट्स, बदतरीन केस ये है कि अगर आपको मूव करना पड़े तो आपको हर एक के लिए एक एक सेकंड टाइम लगता है, तो फिर टोटल टाइम एन है, जितने एलिमेंट्स होंगे उतना टाइम लग सकता है। सो इस तरह से इनकी डिलीशन के लिए जो एवरेज और ये वर्स्ट केस है वो आपको समझा दिया। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि उस एल्गोरिदम को वर्क करने के लिए स्पेस कितनी चाहिए, मेमोरी सेल्स कितने चाहिए। वेरी सिंपल, एक फिक्रे में आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ सकती हैं अगर ध्यान से सुने। वो ये, हमने ये कहा कि अरे स्टैक क्यू का साइज फिक्स्ड होता है, ऑलरेडी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है ना, कि अगर 10 लोकेशंस का स्टैक बनाना है, अरे बनाना है या क्यू बनाना है, तो उसका साइज 10 ही होगा, 10 से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जितने एलिमेंट्स का साइज है उतनी ही स्पेस चाहिए। उसके ऊपर वर्क करने के लिए, कुछ रिमूव करने के लिए या पॉप पुश करने के लिए, डी क्यू एन क्यू करने के लिए आपको किसी एक्स्ट्रा मेमोरी सेल की ज़रूरत नहीं, उन्हीं 10 के साथ आपका गुजारा होगा। अरे के अंदर भी ऐसा ही है। सो इसलिए उसका जितना भी आप साइज लेते हैं, सपोज n है, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पेस जो रिक्वायर्ड है वो उतनी ही है, उससे ज्यादा नहीं है। सो ऑर्डर ऑफ n, बिग ओ जो होता है वर्स्ट केस यानी मैक्सिमम, कितनी स्पेस चाहिए उतनी ही चाहिए। सो इसका तीनों का जो साइज है, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सेम है, मतलब ऑर्डर ऑफ n है। जितने एलिमेंट्स की वो अरे होगी, स्टैक होगी, क्यू होगी, उसी के साथ काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इन तीनों की है वो आप समझ चुके होंगे। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो इसमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अगली कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगी उनके साथ हम दोबारा इस कॉन्सेप्ट को रिव्यू कर लेंगे और इंशाल्लाह आपको फिर अच्छी तरह इन दोनों चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्या होगा, आज हमने क्यू पढ़ा, सिंपल क्यू, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। तो इन प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो क्यू है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है। उसको सीधा रखने की बजाय, यानी लाइन में रखने की बजाय मोड़ के गोल कर दिया गया, यानी सर्कुलर क्यू। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस सर्कुलर क्यू पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।